हेलो, वेलकम टू द बायोलॉजी फोल्डर। मैं यहाँ पे आईएससी के 11th क्लास और 12th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नीट के और बोर्ड एग्जाम के जितने सारे क्वेरीज होते हैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक, जिसमें मैंने 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। उसमें मैंने पूरे डिटेल्स में उसमें स्टडी किया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के किया गया था, किसने किया था, 1 2 3 4 करके, 5 करके, 6 करके, इस तरह अलग अलग कैटेगरी में बांटा। फिर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी करके हमने उसमें बांटा। फिर उसमें 3 ठो ऐसे टॉप किंगडम थे जिसमें हमने उसको क्या किया पूरे डिटेल्स में। उसमें मैंने वायरस और वायरोइड को भी और प्रियॉन्स लाइकेन को भी उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो जो भी लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैं क्या करूंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहां से आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। जो सेकेंड चैप्टर में प्लांट किंगडम था उसमें बहुत ही थोड़ी सी ओवरव्यू जानना था कि प्लांट होता क्या है, प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होती है और प्लांट का रिप्रोडक्शन फेज क्या होता है जनरली। बट इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत से इनिशियल पॉइंट से करते हैं, शुरुआती से लेकर चलेंगे कि प्लांट क्या है, प्लांट को किस तरह से बांटा गया है, उसको सब मतलब क्लास कैसे किया गया, क्लासेस कैसे किया, फिर उसको सब क्लासेस कैसे किया और उनकी डिटेल्स अबाउट में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट्स अबाउट स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। तो देखिए, तो जनरली अगर बात की जाए प्लांट किंगडम का, तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है, सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो चीजें आती है। अगर हम बात करें कि मतलब जितने भी जीव है जिसके अंदर लाइफ है उसको हमको क्लासिफाइड करना, बट इस चैप्टर के अंदर हमको क्या करना है, बस उसी का क्लासिफिकेशन करना है जो इस चैप्टर बना हुआ है। उस चैप्टर कौन सा है, बायोलॉजिकल किंगडम प्लांट, जिसमें हम लोगों को केवल प्लांट को क्या करना है, डिस्कस करना है, प्लांट को ही क्लासिफाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है, सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, आप इसको सिस्टम भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हम क्या करेंगे, इस एक मतलब आर्टिफिशियल मतलब क्या होगा, जो हमारे द्वारा जो बांटा गया, मतलब आर्टिफिशियली तरीके से जो बांटा गया, जो नेचुरली तरीके से बांटा गया, और फाइलोजेनेटिक जो जेनेटिक्स के बेस पे क्या किया गया, प्लांट को बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम, तो इसको हम देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल क्या सिस्टम कौन सा, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का सबसे क्या अर्लीस्ट सिस्टम है। उसका दे वर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीफ। मतलब क्या हुआ कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर, दे आर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर है, मतलब वेजिटेटिव का मतलब एक ये भी चीज होता है बटना, सिंपल सा, कि उसके कितने नंबर्स हो सकते हैं उस आधार पे। फिर उसके बाद सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, कि हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है, लिव्स क्या है, इस आधार पे क्या किया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से उसको बांटा गया। हैबिटेट मतलब किस हैबिटेट में, गर्म में है कि ठंडा में है कि दोनों में है, कलर तो देख रहे हैं, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, कुछ रेड कलर का है, हमारे पास प्लांट बढ़ जाए। नंबर यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, शेप कौन सा शेप लेके आएगा भैया, ओवम शेप लेके आएगा, स्क्वायर शेप लेके आएगा, कौन सा शेप का, ऑफ लीफ मतलब लीफ का कैसा शेप होगा, वगैरह वगैरह जितने सारे होते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपको आर्टिफिशियल तरीके का। अगला है लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। मतलब उसका जैसे कि एंड्रोसियम, जैसे उसका एंड्रोसियम होता है ना, कोई प्लांट होता है उसके अंदर फ्लावर होता है, तो फ्लावर में क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। तो जो लीनियस जिन्होंने हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन बांटा था, उसमें उन्होंने एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को लेकर बांटा था। जो हमारे लीनियस, कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, जो सबसे फर्स्ट क्या किए थे, आर्टिफिशियल तरीके से करके इन्होंने बांटा था। तो वो क्या किए थे, उन्होंने एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को देखा था। मान लीजिए सपोज आई ड्रॉ ए फिगर, ये हमारा एक प्लांट हो जाता है, प्लांट का जो फ्लावर होता है, तो इतना यहाँ पे क्या होता है, अपना कंडीशन हो जाता है, पिस्टिल स्टिग्मा ये सारे होते हैं। तो इतना सारा जो इसका एंड्रोसियम हो जाता है ना, इसी स्ट्रक्चर पर लेके क्या किया था, उन्होंने बांटा था। ठीक है, तो जब बांटा तो उनकी कुछ ड्रॉबैक भी आई, कुछ उनके अंदर त्रुटियां भी देखने को मिली। तो वो त्रुटियां क्या है देख लेते हैं। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसिफिक
सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर, मतलब इन्होंने जो कैरेक्टर मतलब जिस कैरेक्टर पे क्या किया, बांटा, सेपरेटेड किया, अलग किया, वो कुछ जीवों से क्या हो रहा था, क्लोजली रिलेटेड, कुछ ऐसे जातियों था जिनसे बहुत ही नजदीकी संबंध बनाया जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, बट कुछ ऐसे प्लांट हमारे पास देखने को मिल गए जिसका एंड्रोसियम स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, फ्यू कैरेक्टर भी सेम हो रहे थे, तो जिसके कारण ये क्या हो गया, थोड़ी सी उनकी ड्रॉबैक आ गई। फिर उसका दूसरा उनका ड्रॉबैक ये हुआ कि इक्वल वेस्ट ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर उन्होंने जो दिया था उसके आधार पे कुछ ऐसे वेट का भी हो गया, वेजिटेटिव नंबर का भी हो, और सेक्सुअल कैरेक्टर का भी क्या हुआ, इक्वलिटी देखने को मिला, जिससे उनको क्या हो गया, ड्रॉबैक। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली इफेक्टेबल बाय इन्वायरमेंट, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बांट दिए आर्टिफिशियल तरीके से, हमने वेजिटेटिव भी करके एक बांट दिया, ऊपर देखिए दीज आर द बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है ना विखंडन करके बांट लेना अपने बॉडी में, तो वो और सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे, तो सेक्सुअल कैरेक्टर तो होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर भी होगा, बेस्ट वही था वेजिटेटिव, बट क्या हुआ कि जो आगे स्टडी के गए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर इफेक्टिव नहीं हो रहा था हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वही इफेक्टिव है जो सर्वाइवल कर पाता है, तो सर्वाइवल करने की जो क्षमता होती है वो सेक्सुअल कैरेक्टर में आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी प्लांट बनते हैं उनके अंदर वो आपका किस चीज का इन्वायरमेंट सर्वाइवल की आती है, बट अगर वेजिटेटिव से आता है तो इन्वायरमेंटल सर्वाइवल की नहीं आती है, इसलिए वो क्या रहा, इफेक्टिवल नहीं रहा, इसलिए ये इनकी दो ड्रॉबैक निकल के हमारे सामने आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा था हमारा क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, दीज आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किसके, हमारे जितने सारे जीव थे उनको नेचुरल एफिनिटी के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन को किया गया था, बांटा गया था, ठीक है, और अलग अलग किया गया था, वर्गीकृत किया गया था, जैसे कि इट कंसीडर एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर, मतलब हमारे शरीर का अंदर वाला, मतलब हम अपने नहीं बता रहे हैं, हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के शरीर के अंदर का फीचर्स और प्लांट के शरीर का बाहर का फीचर्स के आधार पर इसको बांटा गया था नेचुरल सिस्टम में। जैसे क्या होगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियो एंड फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर था, एनाटॉमी उसका मैकेनिज्म क्या था, एम्ब्रियोलॉजी मतलब उनके अंदर एम्ब्रियो का कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, और फाइटोकेमिस्ट्री मतलब जितने सारे उसके अंदर फोरकास्ट संश्लेषण वाला केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा था, तो उसके आधार पर क्या गया, नेचुरल सिस्टम को बांटा गया था। ठीक है, जैसे कि दैट इज क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट गिव्स द जियोगर बैंथन एंड जोसेफ डाल्टन हॉकर, मतलब इस क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, जियोगर बैंथ एंड जोसेफ डाल्टन हॉकर साहब ने इस क्लासिफिकेशन को बांटा था फ्लावरिंग प्लांट के आधार पे। ठीक है, तीसरा क्या था, हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो तीसरा क्लास फाइलोजेनेटिक मतलब जेनेटिक रिलेशनशिप का, जैसे डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, इस आधार पे क्या किया जाता है, इस क्लासिफिकेशन को बांटा गया। तो दीज आर द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, मतलब इवोल्यूशनरी जो हमारे एंसेस्टर है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके आधार पे, जैसे उनका हमारे पास अगर सपोज दैट हमारे जो पूर्वज थे उनका लिया जाए, तो उसी तरह प्लांट के भी तो पूर्वज होंगे, तो उनका अगर लिया जाए तो उनका रिलेशनशिप कुछ अलग था, उनके मैकेनिज्म कुछ अलग थे, उनके डीएनए आरएनए के मैकेनिज्म, क्रोमोसोम के मैकेनिज्म कुछ अलग थे, बट जैसे हम लोग आ गए तो फिर जैसे इवोल्यूशन हो गया, आगे बढ़ गए, विकास हो गया, तो आज के प्लांट के अंदर के क्रोमोसोम बदल गए, है कि नहीं, तो इस तरह से होता है कि वर्गीकृत, तो उस समय का अलग किया गया और इस समय का अलग किया, तो इस तरह के हमारे क्या हो जाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आ जाता है। फिर उसके बाद है This assume the organism in the same texture have the common ancestor, मतलब हम ऐसा assume कर सकते हैं एक सेम ancestor को, जैसे फॉर एग्जांपल के लेकर हम ह्यूमन के लेकर चलते हैं, तो हमारे जैसे ancestor क्या हो जाते हैं, बंदर हो जाते हैं, मंकी, तो उसी तरह हमारे जो प्लांट होते हैं उनके भी ancestor होंगे, तो उनका भी क्या किया, जब ऑर्गेनिज्म किया जाता है, जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उनके जो एंसेस्टर होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और आज में भी कुछ अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखते हैं, आगे देखते हैं कि other sources to resolve the problem in classification, मतलब कुछ ऐसे भी सोर्स निकल के आए जिसके आधार पे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ये तो तीन हमारे मेन है ही है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, बस इसके बाद भी तीन तो ऐसे हमारे पास बेस हो जाते हैं जिसपे क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे
प्लांट किंगडम को। तो सबसे पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को सिंपल से नंबर के आधार पर इसको बांटा गया। इट इज द बेस्ड ऑन द ऑल ओवर कैरेक्टर्स, इट इज कैरिड आउट द यूजिंग कंप्यूटर, मतलब इसमें किसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर का किया जाता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल कैरेक्टर एंड द डाटा आर द प्रोसेस्ड, मतलब क्या किया गया कि इनके नंबर को कोड के लेकर कैरेक्टर करके और फिर डाटा प्रोसेस कर लिया जाता है। थर्स द 100 ऑफ द कैरेक्टर कैन बी इक्वल कंसीडर्ड, मतलब क्या क्या अगर दो प्लांट को लिया जा रहा है, सपोज दैट सपोज दो प्लांट को लिया रहा है, तो दोनों प्लांट का क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि उनको क्लासिफाई करना है, तो कंपैरिजन किया जाएगा। अगर 1000 ऑफ कैरेक्टर क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर देंगे। बट जैसे कि 100 अगर क्या हो रहा है, कैरेक्टर इक्वल आ रहा है, तो उसको हम कंसीडर कर देंगे, उसको मतलब कर देंगे चलो ठीक है अपना अपना मिल जाएगा। बट जैसे उससे ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, उसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से बांट दिया जाएगा कि नहीं इसकी नंबर ज्यादा है, इसके अंदर अलग फीचर्स है और इसके अंदर अलग फीचर्स है। तो ये कैरिड ऑब्जर्व कर लिया जाता है, किसके आधार पे, कंप्यूटर के आधार पे। तो आजकल तो बहुत साइंस डेवलप हो ही गया, उसके आधार पे बैठा गया। फिर दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल आधार पे। तो देखिए इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इट्स मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसके आधार पे, तो साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम तो होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका बिहेवियर, तो सारे बॉडी का अपना अलग अलग क्रोमोसोम होता है, सारे बॉडी का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसमें भी क्या किया गया है, अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या है, केमोटैक्सोनॉमी, केमिकल के आधार पे। तो इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंसीडर्ड ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर अगर केमिकल ही होगा, एक प्लांट के अंदर दूसरा केमिकल होगा, एक प्लांट के अंदर दूसरा केमिकल, तो केमिकल के आधार पे क्या किया जाएगा, जैसे कि सपोज दैट अगर हम बात करें तो आम का पेड़ जो है वो आम को बनाएगा, अमरूद का पेड़ अमरूद, तो क्या उसके अंदर अलग केमिकल है, इसके अंदर केमिकल है, तब तो केमिकल फॉर्मेशन अलग अलग हो, उसके अंदर अलग क्रोमोसोम है, इसके अंदर अलग क्रोमोसोम है, तभी तो बन रहा है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन का अलग अलग मेथड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारे क्लासिफिकेशन, हमने बांट लिया। बट जो जनरली आता है, प्लांट को हमने क्या किया है, 4 भागों में बांटा है। ठीक है, प्लांट को हमने क्या किया है, 4 भागों में बांटा। सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्लांट कंसीडरिंग को, तो सपोज दैट अगर हम इसको बांटने की सोचते हैं, तो प्लांट को सबसे पहले बांटा जाता है 2 भागों में, एक फ्लावरिंग करके बांटा जाता है और दूसरा एक नॉन फ्लावरिंग करके बांटा जाता है। हम एनएफ कर देते हैं। तो देखिए अगर होता है फ्लावरिंग, हम नॉन फ्लावरिंग की पहले बात करें, तो नॉन फ्लावरिंग में ये तीनों आ जाते हैं, इसके अंदर फ्लावर्स नहीं लगेगा, और फ्लावरिंग में ये दोनों आ जाएंगे हमारे, ये दोनों, इसमें क्या लगता है, फ्लावर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन फ्लावरिंग के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्लावरिंग के बारे में। तो जो सबसे पहला नॉन फ्लावरिंग में बांटा गया है उसको कहा जाता है अलगी। दिस साइंटिफिक नेम इज द थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा। एंड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द फर्स्ट प्लांट इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, मतलब क्या होगा, सबसे पहले अलगी आया, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म। फिर इस जिम्नोस्पर्म को भी 2 भागों में हम आगे बांटेंगे, उसमें डाइकोट्स, मोनोकोट्स हम लोग इसको करेंगे, डी कर देते हैं और एक एम कर देते हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट्स हम करके आगे बांटेंगे। बट लेकिन यहाँ पे हम इतना ही रहने दें। तो इसमें हमारा एक निकल गया फ्लावरिंग, दूसरा नॉन फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग में जिम्नो और एंजियो, और नॉन फ्लावरिंग में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसमें हम लोग थैलोफाइटा का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो थैलोफाइटा होता है, सिंपल सा थैलोफाइटा, देखिए थैलोफाइटा को अलगी कहा जाता है, और अलगी को सिंपल भाषा में शैवाल कहा जाता है, जैसे जिसे हम काई कहते हैं। तो आप अपने घरों में तो काई देखे ही होंगे, जैसे चापाकल जहां पे पानी लग जाता है तो वहां पे काई लग जाता है, तो दिस नेम इज अलगी, उसी काई को अलगी कहा जाता है, उसी का नाम शैवाल भी है। ठीक है, तो उसका भी हमारे पास बहुत काम है। ऐसा नहीं है कि नेचर ने उसको यूं ही दे दिया है, जितने भी प्लांट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, नेचर ने सबका काम हमारे लिए यूजफुल दिया है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के भी पढ़े हम लोग, तो सब उसका भी हम लोग देखे हैं कि बैक्टीरिया का क्या काम है, बैक्टीरिया कैसे रहता है, बैक्टीरिया हमारे ऊपर कैसे निर्भर होता है, हम बैक्टीरिया के ऊपर कैसे निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर नहीं है, हम भी क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर है अपने फूड हैबिटेट के लिए। ठीक है, चलिए तो हम थैलोफाइटा का देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो होगा ही, ऑटोट्रॉफिक क्या मतलब अपना भोजन खुद से बनाएगा, और ये क्या होगा, सिंपल थैलस होगा। इसके अंदर जैसे कि अगर थैलस की बात करें, एक जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारे प्लांट होते हैं तो उसका बेस जो बनता है तो एक थैलस करके होता है, यहाँ पे थैलस होता है, तो ये केवल इसमें क्या होता है, थैलस होता है। देखना एक बहुत केवल थैलस है, तो वो हो जाता है हमारा क्या, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, थैलोइड करते हैं।
ठीक है। और उसी थैलवाइड को, जैसे कि एक थैलवाइड तो एक अलग चीज भी होता है, लेकिन ये सिंपल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल बीइंग एन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल तो होगा, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण अपना फूड भी बनाता है। ऑटोट्रोफिक तभी तो होगा ना, फोटोसिंथेसिस ये प्रक्रिया करेगा। और कहां पर, फ्रेश वाटर मेराइन वाटर दोनों में पाया जाता है ये। जैसे कि फ्रेश वाटर कहाँ हो जाएगा, जैसे हमारे चापाकल के हो गया, मेराइन वाटर समुद्रों में हो जाएगा, वहां पे पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो ऑकर इन द मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड, मतलब ये कहा मॉइस्ट स्टोन पे भी पाया जाएगा, सॉइल में भी पाया जाता है, और लकड़ी पे भी पाया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के साथ साथ भी उस पे भी पाया जाता है। उसके बाद सम ऑकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ ऐसे हमारे पास अलगी होंगे जो फंजाई के साथ मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। खैर इस बात को हमने लाइकेन वाला, इसके पिछले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने वायरस वायरवाइड और लाइकन्स को जो डिस्कस किया, उसमें लाइकन्स में हमने डिस्कस किया है कि फंजाई के साथ कौन सा अलगी जो होता है एक साथ मिलकर रहता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए रहता है, और इसी रिलेशनशिप के कारण एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है जिसे लाइकेन कहा जाता है। दीज आर लाइकेन, है ना। इसमें क्या होगा, हमारा अलगी फंजाई के साथ एक साथ मिलकर रहेगा और एक दूसरे प्रकार का ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। एंड एनिमल, एक तो फंजाई के साथ मिलकर आ गया, एनिमल के कैसे, जैसे दैट इज ऑन द साउथ बियर, मतलब जो भी साउथ के बियर होते हैं ना, सॉरी स्लॉथ बियर होते हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, ये रहता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिएगा, स्लॉथ बियर ग्रीन फॉर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन अलगे, जैसे कि ये इसको स्लॉथ मतलब शुष्क भालू भी कहा जाता है, ये पेड़ों पर लटक के ऐसे ही रहता है। इसी के कारण इसी अलग इतना ये सुस्त होता है कि इसको ऊपर अलगी ग्रो कर जाता है, इसको हटाने का फुर्सत नहीं मिलता है कि हम नहीं हटाएंगे, इतना सुस्त होता है, इतना आलसी होता है। खैर क्यूटनेस तो इसके पास है, क्यूटनेस भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बॉडी के ऊपर पूरा बाल दिख रहा है ना, तो इस बाल हरा तो नहीं है, इस हरे का कारण रीजन है कि इसके बॉडी के ऊपर अलगी पाया जाता है, जिसके कारण ये हरा कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए। The form and size of the algae is the highly variable, मतलब क्या होता है कि इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब बदलते रहता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कुछ ऐसे होंगे जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। डेट इज क्लेमाइडोमोनास, जो हमारा अलगी होगा वो बहुत छोटा होता है, यूनिसेलुलर होता है, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद कोनिकल फॉर्म्स के में कौन सा होता है, वॉल्वेक्स होता है। फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है, अल्थ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा हमारा पास। तो इतने सारे अलगी होते हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, कोनिकल फॉर्म में होगा फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस का मतलब उसके अंदर फ्लैजिला होगा, कोनिकल का मतलब कॉलोनी में होंगे, कोकस करके होंगे। तो ये हमारे पास कुछ अलगी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि रिप्रोडक्शन, अलगे के अंदर रिप्रोडक्शन फेज होता कैसे है जनरली। तो देखिए, सबसे पहले आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इस चीज को हमने खैर पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, इसके अंदर अगर जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक बॉडी टूट के दो बॉडी बना लेगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू थैलस, क्या होता है, टूटता है तो सब किस में डेवलप होगा, थैलस, क्योंकि ये केवल थैलस ही होता है। तो डेवलप इनटू अ थैलस, थैलस के रूप में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जो स्पोर्स मोस्ट कॉमन होता है, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल्स, दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। मतलब क्या, केवल जू स्पोर्स जो होता है वो मोटाइल होता है, उसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो केवल जू स्पोर्स क्या होगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा और एक बॉडी का निर्माण कर लेगा। ठीक है, जो भी प्लांट से निकलेंगे जूस्पोर्स, वो जूस्पोर्स के लिए जूस्पोर्स जो हो जाएगा ना, उसको किसी दूसरे गैमेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जूस्पोर्स अपने आप बॉडी के नीचे गिरेगा और अपने आप एक अलगी बना लेगा। वो मोटाइल होता है, उसके पास फ्लैजिला होता है, तो जहां पे जाकर वो अपना अटैचमेंट करेगा। जू के पास तो जू होता है ना, जू
जैसे स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है, उसी तरह जू के पास ये क्या होता है, जियोस्पोर्स के बाद आपका क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या होगा, दो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, फिर क्या होगा आपका दो गैमीट आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे प्लांट का एक अलगी का निर्माण होगा, जैसे कि थ्रू द फ्यूजन ऑफ द टू गैमिट्स, सिंपल सा, तो दो गैमिट का आपस में क्या करेंगे, फ्यूज। अब फ्यूजन भी होगा तो कितने तरह से होगा, तो फ्यूजन करने के लिए इसके पास तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली थ्री टाइप्स हम नहीं मेंशन, थ्री आई नॉट मेंशन, थ्री ओनली रिटेड इट, थ्री मेंशन। तो देखिए सबसे पहले होता है आइसोगैमस, फिर एनाइसोगैमस, फिर उसके बाद होता है ओगैमस। तो देखिए आइसोगैमस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट सिमिलर इन साइज, मतलब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों गैमेट क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरह के अगर दोनों गैमेट मेल, एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा, तो दोनों गैमेट अगर साइज में क्या होगा, सिमिलर होगा, मेल जैसे मेल मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे फीमेल मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों गैमेट क्या होगा, सेम होगा और दोनों आपस में मिलेंगे, तो इस तरह के गैमेट को आइसोगैमस कहा जाता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, दे में बी फ्लैजिलेटेड that is Althrix or the non-flagellated that means non-motile as the Spirogyra, जिसमें क्या होगा कि जो एक जो होगा वो क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, मतलब चलने वाला होगा, और दूसरा होगा क्या होगा, मतलब दोनों हो सकता है, या तो दोनों चलने वाला होगा या तो दोनों नहीं चलने वाला होगा, सिंपल सी बात है। और दोनों क्या होगा, उनका शेप क्या होगा, बराबर होगा। तो उस तरह के गैमेट्स को क्या कहते हैं, आइसोगैमस कहते हैं। फिर दूसरा है एनाइसोगैमस, तो फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, और इसी को क्या कहते हैं, एनाइसोगैमस कहते हैं। दैट इज सम स्पीसीज ऑफ द यूडोर्निया। यूडोर्निया का क्या होगा, जिसमें क्या होता है, फीमेल बॉडी क्या होता है, बड़ा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है, फिर भी दोनों आपस में फ्यूज करके एक अलगे का निर्माण कर लेते हैं। फिर आ जाता है ओगैमस, तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल static female gamete and the smaller motile make gamete that is volvax fucus, मतलब इसमें क्या होगा, ओगैमिस देख रहे हैं ना, तो इसमें मेल फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होगा और मेल गैमेट छोटा, बट फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। इसके अंदर देखिए फ्लैजिला नहीं है और इसके अंदर फ्लैजिला है, तो इस तरह का जो फ्लैजिला क्या होगा, ये इसके पास जाएगा फिर मिलेगा, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हमारा क्या करेगा, ओगैमी कहा जाएगा या ओगैमस कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ आ जाता है बेनिफिट ऑफ अलगी। हमारे पास अलगी जो है उसका हमारे जीवन में क्या क्या बेनिफिटेड होते हैं। तो थ्रू द फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है कि हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का, पूरे इन्वायरमेंट का हाफ क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन करता है। जैसे कि अगर हम CO2 रिलीज करते हैं तो ये इसका क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, और हमारे जो समुद्र है, जैसे कि अगर हमारे और फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा जो हमारे लिए यूज करे। उसके साथ साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब जो वाटर के अंदर, कुछ ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर नहीं, वाटर वाला तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उसको भी क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है और बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारा एक्वेटिक एनिमल जितने सारे होगा उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा और उसकी सर्वाइवल होती रहेगी। फिर उसके बाद है दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द ऑल एक्वेटिक एनिमल। सिंपल सी बात है कि ये सबसे पहला क्या है, फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारे जितने सारे एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए फूड साइकिल का, मतलब हमारे जो पानी में रहने वाले जो जीव है उनके लिए सबसे पहला भोजन क्या होता है, अलगी ही है, ठीक है, फूड साइकिल का। फिर इसका अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ द मेराइन अलगे आर यूज एज फूड, दैट्स द मतलब ऐसे 70 प्रकार के अलगी है जिसका यूज कहाँ किया जाता है, हमारे अपने फूड के लिए। हम लोग अपने फूड के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इसमें से क्या है, पोरफाइरा है और लेमिनेरिया है एंड द सर्गेसम है, ठीक है, 3 प्रकार के, लेकिन 70 प्रकार के ऐसे स्पीसीज है जिसका यूज हम अपने लिए करते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए, फूड के लिए करते हैं। जिसमें जैसे एक अगार फ्रॉम द जिलिडियम एंड द गार्सिलेरिया, जिलिडियम एंड गार्सिलेरिया ये दो एक ऐसे अलगे होंगे जिसका यूज किस में किया जाता है, अगार एक ऐसा केमिकल है जिसमें क्या, जैसे हम लैब में कोई काम करते हैं ना, तो लैब में कोई सी भी केमिकल को सॉलिड बनाने के लिए हम लोग अगार का यूज करते हैं, और वो अगार इसी अलगी से निकाला जाता है। और कौन सा अलगे, ग्लेडियम और जर्सिलेरिया, ठीक है, जर्सिलेरिया में से क्या किया जाता है, अगार को निकाला जाके और हम अपने लैबोरेटरी में यूज करते हैं। इट इज यूज टू द ग्रोथ माइक्रोब्स एंड
एंड इन आइसक्रीम एंड जेली, मतलब माइक्रोब्स को ग्रो, अभी पता है ना कि लैब में जैसे कोई भी केमिकल को सॉलिड बनाने के लिए और माइक्रोब्स को उसमें ग्रो कराने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ ही साथ आइसक्रीम बनाने के लिए, और जेली तो खैर देख ही रहे हैं लोग, जेली मार्केट में हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद सम मेराइन ब्राउन एंड रेड algae प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोराइड, मतलब कुछ ऐसे ब्राउन और रेड एल्गी है जो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। अब हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब वाटर को रोकने वाला जो सब्सटेंस होता है इन्हीं के पास होता है, होल्डिंग, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, तो इसी को हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है। और इसे क्या करते हैं, ये वाटर को रोक के रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। दैट इज जैसे कि एल्गिन, एल्गिन में कौन सा, ब्राउन एल्गी है। फिर उसके बाद एंड द कैरीग्रीन है, इसके क्या है, रेड एल्गी है। दिस आर द यूज ऑफ द कमर्शियल, ये कमर्शियल मतलब व्यवसायिक रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि ये मतलब व्यवसायिक कि इनको ले जाकर रख दिया जाएगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रोके रहेंगे, ठीक है, जाने नहीं देंगे। कुछ इनके पास कुछ नहीं, इनके पास हाइड्रोक्लोराइड पोटेंशियल होती है। तो उसके बाद प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गी लाइक, इनके पास प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, यूनिसेल्युलर है तो यूनिसेल्युलर वाला में जैसे कोलेरा, एस्पुरिलिया, सॉरी एस्पाइरुलिना, इट्स माय मिस्टेक, जैसे कोलेरा हो गया, एस्पाइरुलिना आर यूज एज फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवल्स। मतलब क्या होता है, ये दो ऐसे हमारे पास अलगी है, जितने सारे जो अंतरिक्ष में जीव जाते हैं, तो पहले अंतरिक्ष में अगर सपोज दैट दो स्पेस मेकर्स जा रहे हैं स्पेस में, तो उनके लिए फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बट अगर हम कोई भी खाना खाते हो तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के रूप में जाकर स्टोर होता है, तो प्रोटीन रूप कन्वर्टेड होता है, स्टोर तो खैर अलग चीज हो, प्रोटीन रूप में कन्वर्ट होगी। तो अगर हम डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं, जैसे प्रोटीन टेबलेट आता है, अब आ जाता है, उसको हम लोग हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, तो मान लीजिए अगर हमको 10 किलो खाना से 10 किलो मतलब 10 केजी अगर हम खाना खाते हैं फॉर द एग्जाम्पल, तो हमको सम मतलब कुछ 10 यूनिट करके हम फॉर द एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 यूनिट हमको क्या करता है, न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन अगर हमारा एक टेबलेट, छोटा सा एक टेबलेट ले लेते हैं, जिसकी अगर आप ले लीजिए तो ज्यादा हमको नहीं लगता है, 10 ग्राम से ज्यादा होगा, तो उसमें हमको 10 यूनिट्स अगर हमको प्रोटीन मिल जा रहा है, तो बेनिफिटेड हमारे ऊपर ले जाने में इस प्रोटीन रिचेबल अलगी को है कि 10 केजी फूड ले जाने। सिंपल सी बात है, एक टैबलेट लेके जाएंगे आराम से हमका इंक्रीमेंट, तो उसमें हमको ज्यादा फूड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे बहुत ही कम स्पेस में हमारा इतना सारा प्रोटीन रिचेबल अलगी हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्पेस में जाकर अपना यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद अलगी का भी क्लासिफिकेशन किया गया। तो अलगी को 3 भागों में बांटा गया, क्लोरोफाइसिस, फेयोफाइसिस और रोडोफाइसिस। क्लोरोफाइसिस को ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, फेयोफाइसिस को ब्राउन अलगी भी कहा जाता है, और रोडोफाइसिस को रेड अलगी भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को हम अगले अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।